Hello friends, welcome to all on my YouTube channel Success Achiever. So today we are going to discuss our next unit UGC NET paper first, that is research aptitude. तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने पिछली वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड का जो एक ओवरव्यू था, जो भी सिलेबस था, हमने वो डिस्कस कर लिया है। तो आज हम पहला टॉपिक अपना रिसर्च का शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च क्या होता है? रिसर्च होता है दो शब्दों से जो मिलके बना है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है अगेन, अगेन एंड अगेन, और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट, यानी कि किसी भी फील्ड में किसी भी तथ्य से रिलेटेड या ज्ञान की खोज, वो भी कैसे, एक सिस्टेमेटिक वे से, साइंटिफिक वे से, ताकि हम नए रिजल्ट्स जो हैं हमारे वहाँ तक पहुँच पाएँ, उन तथ्यों की हम खोज कर पाएँ। तो पुनः खोज करना किनकी? फैक्ट्स की, नॉलेज की। तो हमारा रिसर्च होता क्या है? एक सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है। जैसे साइंस होता है ना, साइंस की तरह ही साइंस में भी रिसर्चेज की जाती हैं, ऐसे ही जो रिसर्च होता है यहाँ भी आपकी सिस्टेमेटिकली प्रोसेस होती है। सिस्टेमेटिक मतलब ये कोई एक स्टेप नहीं होता जो कि आपका एक बार में ही ख़त्म हो जाए। ये एक प्रोसेस होता है जो स्टेप्स टू स्टेप्स आपका चलता है और लास्ट में आपका डिस्कशन या रिजल्ट्स पे आके ख़त्म हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब यहाँ पे जांच की जाती है। ज्ञान की व्यवस्थित और विधिवत प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक पद्धति पर बेस्ड है। तो नॉलेज को जब हम एक्वायर करते हैं तो कैसे करते हैं? एक सिस्टेमेटिक ढंग से जब नॉलेज को आप एक्वायर करते हो, एक साइंटिफिक वे से, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से। वैज्ञानिक तरीका क्या होता है? मतलब कि जैसे साइंस होती है ना, कॉज एंड इफेक्ट की बात करती है, कारण और परिणाम की, कारण और प्रभाव की। तो ऐसे ही हमारी रिसर्च भी क्या होती है? साइंटिफिक वे में चलती है। और क्या होते हैं साइंस में? सिस्टेमेटिकली हम क्या करते हैं? डेटा को एनालाइज करते हैं। दूसरा, आपकी ऑब्जेक्टिविटी होती है, आपकी रिलायबिलिटी होती है, आपकी जो साइंस होती है वो रेप्लिकेबल होती है। आप बार बार उन्हीं चीज़ों को आप वेरीफाई जो है वो कर सकते हो। प्रैक्टिकलिटी होती है आपकी, जो है उनको आप प्रैक्टिकल वे में या डेली लाइफ में यूटिलाइज उन चीज़ों का कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो जैसे कि हम क्या करते हैं? तथ्यों की व्याख्या करते हैं। जो डाटा हमारे पास आया उसको हमने एनालाइज किया, उसके बाद जो हमने डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, रिजल्ट्स की व्याख्या करते हैं तथ्यों की, फिर तथ्यों को हम वर्गीकरण करते हैं, टेबुलेशन ऑफ डाटा। यहाँ पे व्यवस्थित अवलोकन करते हैं, यानी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना। तो ये सारा क्या होता है? ये रिसर्च में ही आपका शामिल होता है। तो हम जब डेफिनेशन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू बेस्ट, रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी मोर फॉर्मल, सिस्टेमेटिकली इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। ये कहता है रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी मोर फॉर्मल, सिस्टेमेटिक। तो रिसर्च होती क्या है? रिसर्च होती है कि जिसको हम सिस्टेमेटिक, औपचारिक तरीके से, एक मतलब व्यवस्थित क्रम में जिसको हम समझ पाएं। दूसरा, इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। ये कहता है ऐसी इंटेंसिव प्रोसेस होती है, मतलब इन डेप्थ, जिसको हम क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक मेथड का यूज करके वहाँ पे एनालिसिस हम जो है वो कर सकते हैं, और आपका सिस्टेमेटिक होती है। उसके बाद होता है इट इन्वॉल्व्स मोर सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सिस्टेमेटिक होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले डाटा मिल गया और उसके बाद हमने मतलब कि सैंपल तैयार किया, तो सैंपल पहले तैयार किया जाएगा, उसके बाद डाटा कलेक्शन किया जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा मतलब रिजल्ट्स पहले नहीं आएंगे, पहले आपका स्कोरिंग होगी, टेबुलेशन ऑफ डाटा होगा, उसके बाद एनालिसिस होगा, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो स्ट्रक्चर हो गया हमारा सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच की एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है, यूजुअली रिजल्टिंग इन सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर्स। जो फॉर्मल रिकॉर्ड बताता है, किसके रिजल्ट के रूप में दिखता है? कि जो हमारा प्रोसीजर्स है, जो भी हमारा कार्य विधि है, जैसे हमने रिसर्च को कंडक्ट किया, जैसे उसको हमने परफॉर्म किया, कंप्लीट किया, वो सारा भी हमारा किसकी फॉर्म में दिखता है? वो हमारा प्रोसीजर्स की फॉर्म में दिखता है। एंड ए रिपोर्ट ऑफ रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स।
और क्या होता है रिसर्च में, आपको रिपोर्ट किया जाता है कि जो भी आपके कंक्लूजन्स हैं, जो भी निष्कर्ष हैं या जो भी रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, वो सारे डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो भी रिसर्च है वो आपकी सिस्टेमेटिक है, दूसरा साइंटिफिक है। और यहाँ पे जो हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज करते हैं, फैक्ट्स का फाइंड आउट करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, वो हमारा सिस्टेमेटिकली वे में किया जाता है। तो कुछ हमारी, वैसे तो हम सिलेबस में जो मेंशन किया हुआ है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च भी है, लेकिन यहाँ पे एक हम जनरल ओवरव्यू लेते हैं रिसर्च के रिगार्डिंग, जिससे कि आपको रिसर्च जो है और क्लैरिफाई हो जाएगा और अच्छे से पता चल जाएगा कि रिसर्च एक्चुअल में होती क्या है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपकी रिसर्च, यानी कि जो सामान्य विशेषताएं हैं एक रिसर्च में, एक अनुसंधान में, कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम करते क्या हैं। तो नवीन ज्ञान में वृद्धि और विकास, रिसर्च क्या करती है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपोजर है, जो एक्सपीरियंस है, उनको इम्प्रूव करती है, उनको बढ़ाती है और उनका विकास करती है। दूसरा है सामान्य नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, कोई भी नई थ्योरीज को लेके आना, कोई भी नए प्रिंसिपल्स को डेवलप करना और नए फैक्ट्स को एक्सप्लोर करना, डिस्क्राइब करना। तो ये सारा क्या होता है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है वो नवीन हो जाता है, नया हो जाता है, उसमें सुधार आ जाता है और सिद्धांतों का हम यानी कि थ्योरीज को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे नई नई जो है प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, रूल्स, वो हम यहाँ पे अगर रिसर्च कंडक्ट करें तो हम नई नई थ्योरीज को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक सुव्यवस्थित और सुनियोजित प्रक्रिया है। सबसे पहला तो रिसर्च है ही प्रोसेस। दूसरी बात कि आपकी साइंटिफिक है, जैसे ही मैंने बताया कि साइंस की जैसी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, साइंस की जो भी क्वालिटी होती है, जो भी विशेषताएं होती हैं, वो सारी रिसर्च की भी होती हैं। तो दूसरा क्या है, सिस्टेमेटिक है, सुव्यवस्थित है, अरेंजमेंट है, मतलब एक अरेंज वे से हम जो है वो रिसर्च करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर आपका सुनियोजित है, पहले से हम प्री प्लान हमें होके चलना पड़ता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, तो पहले से ही हमें पूरी प्रोसेस को प्लान के रूप में एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। फिर है विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबल होती है रिसर्च। रिलायबिलिटी जो है आपका कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर होता है, कि जैसे आपकी अगर कोई भी टेस्ट आपके ऊपर अप्लाई किया या कोई भी रिसर्च ही बोल लो, जैसे रिसर्च के जो रिजल्ट्स आए, मेरे रिजल्ट्स अगर ये कहते हैं कि भाई लर्निंग इम्प्रूव होती है आपकी रिवॉर्ड से, पुरस्कार से, और अगर उसी रिसर्च को उसी तरीके से दूसरा आपका रिसर्चर जो है कंडक्ट करता है उसी सिचुएशंस में, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर रिजल्ट्स उसके अलग आते हैं, रिवर्स आते हैं आपके रिजल्ट से, तो कहाँ पे कंसिस्टेंसी हुई, हम विश्वास थोड़ी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब स्कोर वेरी कर रहा है, स्कोर मतलब कि आपका अलग अलग आ रहा है, एक रिसर्चर कह रहा है कि हाँ बढ़ता है लर्निंग अगर हम पुरस्कार देते हैं, दूसरा कहता है कि ना घटता है, तो दोनों का जो है आपस में मतभेद हो गया। वहाँ पे हम रिलायबिलिटी की बात नहीं कर सकते। अगर जैसे डेली लाइफ बेसिस पे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एक आदमी बहुत सारी सिचुएशंस में सच बोलता है, किसी सिचुएशंस में झूठ बोल देता है, तो हम उसको रिलायबल पर्सन नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही आपका रिसर्च में भी होता है कि जो भी अगर आपका स्कोर कंसिस्टेंट है, यानी कि बार बार आपके वही रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपकी जो है रिसर्च जो है वो रिलायबल है। फिर है वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है कि भाई अगर मतलब कि मैंने आप नॉर्मल पॉपुलेशन पे अगर मैंने अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया, तो जो वैलिड है वो नॉर्मल पे ही होगा। अब नॉर्मल सिचुएशन की बात करें या दूसरे बच्चे जो होते हैं आपके डिसेबल या इंटेलेक्चुअली चैलेंज जो बच्चे होते हैं, उसमें आपके डिसेबिलिटीज़ आती हैं, चाहे हियरिंग हो, विजुअली हो या फिर हैंडीकेप्ड हो फिजिकली। तो अगर हम उन बच्चों के ऊपर वही रिसर्च अप्लाई करेंगे तो दैट इज़ नॉट वैलिड रिसर्च। तो यहाँ पे ऐसे ही हमारा कि भाई जिस मकसद से हमने उसको बनाया है, अगर वो उसी मकसद को पूरा कर रही है हमारी रिसर्च, तो वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज हमारी रिसर्च जो है वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है हमारी ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। अगर मैं आपकी ऑब्जर्व करूं, मैं सपोज करो कि मैं एग्जामिनर हूं और मैंने आपका एग्ज़ाम ले लिया, तो जैसे मैं आपको स्कोर देती हूं 10, और अगर उसी पेपर में दूसरा एग्जामिनर आपको स्कोर देता है
12, तो वहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो नहीं आती है, तो बायसनेस हो गई। तो यहाँ पे सब्जेक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी आपका रिसर्च करे या कोई भी उसको इवैल्यूएट करे, तो अगर ऑब्जेक्टिविटी है तो सारे के सारे एग्जामिनर जो है एग्रीमेंट होता है, उनमें एक सहमति होती है, सेम रिजल्ट्स पे वो जो है सब के सब पहुंचते हैं। फिर है लॉजिकल होनी चाहिए, आपकी रिसर्च का कुछ मीनिंग होना चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए। जो मीनिंगलेस आपकी रिसर्च होती है वो लॉजिकल नहीं मानी जाती है, कुछ तो मीनिंग निकलना चाहिए। फिर है आपकी परिकल्पनाओं की पुष्टि। हम जो है वो रिसर्च में क्या करते हैं कि जो भी हाइपोथेसिस होती है, हमारी परिकल्पना होता है एक अनुमान लगाना, एक टेंटेटिव आंसर देना। मतलब कि सपोज करो कि मुझे रास्ता नहीं पता है, तो मैं कहती हूँ कि भाई मैंने सुना है औरों से और पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, उसी बेसिस पे अगर मैं करती हूँ कि भाई हाँ मुझे पानीपत जाना है तो मैं वाया सफ़ीदों होके जाऊँगी। अब कुछ कहते हैं कि आप ट्रेन में जाओगे तो उधर का रास्ता भी है, उधर का रास्ता भी है, तो ये सारी हो गए अनुमान। अगर अनुमान मैं किसी भी रास्ते से जा सकती हूँ, वो डिपेंड करता है। तो हाइपोथेसिस आप परिकल्पनाएं आप कुछ भी बना सकते हो, वो होता है एक तरीके का आपका अनुमान। जो कि परिकल्पना है वो सच भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। हो सकता है आपको किसी पड़ोसी ने बताया कि वो रास्ता तो बहुत लंबा है और एक्चुअल में ही वो रास्ता बहुत लंबा निकला, तो इससे क्या निकला कि आपकी जो भी हाइपोथेसिस थी, जो भी आपका अनुमान था, जो भी कल्पना थी, वो सही प्रूव हो गई। मतलब कि वहाँ पे जो है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर वो गलत निकला तो हम सिंपली सी बात है रिजेक्ट कर देते। कई बार आपकी रिजेक्ट हो जाती है, कई बार ना एक्सेप्ट होती ना रिजेक्ट होती। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम अपनी हाइपोथेसिस को अगर कोई रेलिवेंट रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी थी परिकल्पनाओं की पुष्टि, हमारी रिसर्च के बेसिस पे जो हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्याख्या। यानी कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम डाटा तो बेसिकली तैयार करेंगे ना। अपना क्लास के स्टूडेंट्स की लर्निंग देखनी है हमें, जैसे कि मतलब जो आपकी सीखने की गति है, सीखने की क्षमता है, योग्यता है, वो पुरस्कार से बढ़ती है और आपका पनिशमेंट से कम होती है। मतलब अगर दंड दो तो कम हो जाती है और पुरस्कार दो तो बढ़ जाती है। अब ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें वो करना है, इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है। तो डाटा क्या बना यहाँ पे कि आपकी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप क्या करोगे, उनका जब आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तैयार करोगे तो आप ग्रुप्स ले लोगे, एक ग्रुप को आप रिवॉर्ड दोगे, किसी भी टास्क को करवा सकते हो। लेसन सीखने पर एक आपको 3 ग्रुप ले लिया आपने, एक को आपने पुरस्कार के रूप में प्रशंसा ही कर दो, चाहे एक को आपने पुरस्कार दिया, दूसरे को आपने डांट फटकार दिया, तीसरे को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो जब वो सारा क्या हो गया कि आपका डाटा हो गया, वो आपने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट कर लिया। तो धैर्य संपन्न की जाने वाली प्रक्रिया, ये ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी से हो गया। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही पेशेंस रखना होता है, सिस्टेमेटिक प्रोसेस है, यानी कि टू द पॉइंट चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होती है। सुनिश्चित विधियों और प्रविधियों का प्रयोग, यहाँ पे जब आप स्टैटिस्टिकली डाटा को एनालाइज करते हो तो आपको अकॉर्डिंग टू योर डाटा नेचर कि आपका डाटा किस तरीके का है, तो आप स्टैटिस्टिकल मेथड भी उसी तरीके का यूज़ करोगे। कि अगर आपको कोरिलेशन देखना है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर संबंध आपको देखना है तो आप कोरिलेशनल मेथड यूज़ करोगे। अगर आपका रिसर्च इस तरीके का है कि आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को यानी कि ऐतिहासिक चीज़ों का वर्णन कर रहे हो तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। या अगर आपको वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है तो ऐसे ही डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जिसका हम अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रॉब्लम के नेचर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक वे से रिपोर्टिंग। जब ये सारा सब कुछ हो जाता है, हमारी जो स्कोरिंग हो गया, हमने फॉर्मूला लगा के उसको एनालाइज भी कर दिया, यानी जैसे मैथ्स में होता है ना, आप फॉर्मूला लगाते हो आपका आंसर निकल आता है, ऐसे ही यहाँ पे जो डाटा होता है उसको टेबल्स में लगाओ स्कोरिंग के बाद। वहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च
या योर पर्पस, आप क्या करते हो, टेबुलेशन करके डाटा की वहाँ पे स्टेटिस्टिकली एनालाइज करते हो डाटा को। कोई भी मेथड अप्लाई कर दो, कोरिलेशनल मेथड लगा दो, डिस्क्रिप्टिव मेथड लगा दो, टी टेस्ट लगा दो, एफ टेस्ट लगा दो, कोई भी डाटा स्टेटिस्टिकली एनालाइज करने के लिए आप मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जब आपका डाटा एनालाइज हो जाता है तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। उस रिजल्ट्स को भी हम ऐसे ही नहीं लिखते एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में, हम क्या करते हैं उसको साइंटिफिक वे से हमें इंटरप्रिटेशन करना होता है। जैसे टर्मिनोलॉजी होता है ना टेक्निकल वे में, तो ऐसे ही हमें अपने रिजल्ट्स को एक वैज्ञानिक तरीके से, मतलब कि उसी की लैंग्वेज में, रिसर्च की है ना हमने, तो रिसर्च की भाषा में ही हम अपने रिजल्ट्स को लिखते हैं। उसके बाद है जनरलाइजेशन, कि जब मेरा रिजल्ट्स आ गया, मुझे पता चल गया कि हाँ रिवॉर्ड से आपकी लर्निंग जो है वो बढ़ी और पनिशमेंट से आपकी लर्निंग जो है घटी, और आपने वो बीच वाला ग्रुप जो लिया था जिनको आपने ना रिवॉर्ड दिया ना ही आपने पनिशमेंट दिया, तो वो उनकी लर्निंग में किसी तरीके का कोई ना तो इंक्रीमेंट हुआ और ना ही वहाँ पे डिके हुआ। तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। उसी के बेसिस पे हम अपनी परिकल्पना जो है या तो उसकी पुष्टि कर लेते कि वो हमारी एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। उसके बाद कि जो हम जनरलाइजेशन है यानी कि सामान्यीकरण कहाँ पे करें, तो हम हमारा जो डाटा आया है, तो हम डाटा का नेचर हमारा क्लासरूम का था। क्लासरूम में कौन से बच्चे थे, नॉर्मल बच्चे थे, सामान्य जनसंख्या वाले नॉर्मल पॉपुलेशन के बच्चे, तो हमारे रिजल्ट्स भी हम नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर ही जनरलाइज करेंगे। हम जो जिस बच्चों की बात करेंगे कि भाई जैसे मैंने 500 का सैंपल लिया, तो मैं अगर मेरे रिजल्ट्स ये आते हैं तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स क्या होते हैं आपके, जो एवरेज स्कोर होता है, क्योंकि वो जो रिसर्चेज हैं पहले जो कंडक्ट की गई हैं बहुत ही बड़े सैंपल पे पहले से कंडक्ट की होती हैं, और उनका जो भी स्कोर होता है उन्हीं नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हम अपना स्कोर बताते हैं। तो वो एवरेज स्कोर को दिखाते हैं। तो हम भी कहेंगे कि भाई हाँ, ये अगर लर्निंग हमारी बढ़ती है पुरस्कार से, तो सभी बच्चों की ही लर्निंग पुरस्कार से बढ़ती है। और अगर मतलब कि जैसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे आपके जो बात है, आप जो भी आइडिया आप बता रहे हो, जो भी रिसर्च है, बहुत सारे जो आपके रिसर्चर हैं वो आपकी बात को कंफर्म करते हैं, यानी कि मानते हैं। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपकी बात से सहमत हैं, आप उनके व्यूज़ को अपनी रिसर्च के फेवर में रख सकते हो, क्योंकि उनका भी यही मानना है और आपका भी। अब बहुत ही कम रिसर्चेज ऐसी हुई होंगी कि जो कहते हैं ना भाई हमने जो रिसर्च की है उसमें क्या होता है कि रिवॉर्ड से आपकी लर्निंग जो है वो घटती है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे हम और इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ एक, जब हम रिसर्च का मीनिंग कर रहे थे तो हमने एक आपका इस पर्पज़ से बताया था कि जो ये आपकी विशेषताएं हैं यही रिसर्च हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो है वो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हैं वो यहाँ पे इसी पर्पज़ से हमने डिस्कस की हैं। तो इसी के साथ हम आप सबसे एक बार फिर से धन्यवाद कहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग।